जी नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली आपकी ये क्लास होती है शाम को, और आज की ये क्लास आपकी 9 नंबर की क्लास होगी। इससे पहले हमने 8 क्लासें करवा दिया है। जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन कह रहा है, किसी बालक के कथन को किसके द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। बताइए दोस्तों, किसी बालक के कथन को किसके द्वारा अभिलिखित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा जो है अभिलिखित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बालक के साक्ष्य को विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने के लिए कितने दिन के भीतर अभिलिखित किया जाएगा। तो बताइए दोस्तों, तो इसको जो है 30 दिन के अंदर अभिलिखित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, बालकों के विरुद्ध अपराधों का विचारण किस न्यायालय में किया जाएगा। तो बताइए दोस्तों, बालकों से संबंधित विरुद्ध अपराधों को किस न्यायालय में इनका विचारण किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेष न्यायालय में जो है इनका विचारण किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के परिप्रेक्ष्य में पारित किया गया है। तो बताइए दोस्तों, राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 39 के बी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है लागू किया गया था। क्वेश्चन कर रहा है, बालकों के विरुद्ध अपराध की जानकारी की रिपोर्ट करने में असफल रहने वाला व्यक्ति दंडित होगा। तो बताइए दोस्तों, उसे कितने दिनों का दंड दिया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, उसे 6 माह का दंड दिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए कौन नियम बना सकता है। तो बताइए दोस्तों, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण के लिए कौन नियम बना सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार जो है इस पर नियम बना सकती है। क्वेश्चन कह रहा है, विशेष न्यायालय द्वारा यथासंभव अपराध का संगठन के लिए जाने की तारीख से कितने वर्ष की अवधि के भीतर विचारण को पूरा किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष के भीतर जो है इस कार्य को पूरा किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम को यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन में के समक्ष कितने दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। तो यह जो है संसद के दोनों सदनों अर्थात राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में कम से कम 30 दिनों तक रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, अर्थात 1 महीने के लिए रखा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किशोर न्याय अधिनियम की कुल कितनी धाराएं हैं। तो बताइए दोस्तों, किशोर न्याय अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं। तो इसमें जो है कुल 112 धाराएं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, लैंगिक हमले के लिए दंड कितने वर्ष से कम नहीं होता। तो लैंगिक हमले के लिए दंड जो है 3 वर्ष से कम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यह सुनिश्चित करेगा कि बालक को न्यायालय में बार बार विचारण के लिए ना बुलाया जाए। तो यह जिम्मेदारी किसकी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जिम्मेदारी विशेष न्यायालय की होती है।
क्वेश्चन है किशोर न्याय अधिनियम कब लागू हुआ? तो बताइए दोस्तों, किशोर न्याय अधिनियम 2015 कब लागू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31 दिसंबर 2015 को यह लागू किया गया था। क्वेश्चन है किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2000 को निरस्त किया गया था? तो बताइए दोस्तों, किशोर न्याय अधिनियम 2015 द्वारा किस जो है किशोर न्याय अधिनियम 2000 को निरस्त किया गया था, किस धारा के अंतर्गत? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 111 के अंतर्गत इसे जो है निरस्त किया गया था, न्याय किशोर अधिनियम 2000 को। क्वेश्चन है किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को बालक कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, इसमें जो है इस अधिनियम के अंतर्गत कितने वर्ष की उम्र तक के व्यक्ति को बालक कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष तक के व्यक्ति को इस अधिनियम के द्वारा बालक माना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा में बालकों की देखरेख एवं संरक्षण को परिभाषित किया गया है? तो धारा 2 के 14 में जो है इसको परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा में बालक को परिभाषित किया गया है? तो बताइए दोस्तों, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के किस धारा में जो है बालक को परिभाषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 2 में बालक को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन है किशोर न्याय बोर्ड के पीठासीन अधिकारी को कम से कम 3 वर्ष का डैश होना चाहिए। तो उसे क्या होना चाहिए किशोर न्याय बोर्ड के पीठासीन अधिकारी को? तो राइट आंसर हो जाएगा उसे 3 वर्ष का कम से कम अनुभव होना चाहिए, सामाजिक अनुभव। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसा अनुभव होना चाहिए? उसे कम से कम 3 वर्ष का सामाजिक अनुभव होना चाहिए और यह जो है लिखित तौर पर होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किस धारा में वर्णित है? तो बताइए दोस्तों, किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किस धारा में वर्णित है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 4 में जो है इसका स्थापना का प्रावधान वर्णित है। क्वेश्चन कह रहा है जहां गिरफ्तार किए गए बालक के विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी हो, इसी बीच वह कितने वर्ष का हो जाता है तब भी वह बालक माना जाएगा? तो बताइए दोस्तों, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अगर किसी बालक को गिरफ्तार करते हैं, अगर वह 18 वर्ष का हो जाता है तब भी उसे बालक ही माना जाएगा, क्योंकि जब उसको गिरफ्तार किया गया था तब वह एक बालक के रूप में था, अर्थात 18 वर्ष की आयु से अधिक नहीं था, इसलिए उसे बालक ही माना जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है बाल कल्याण समिति की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, बाल कल्याण समिति की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी स्थापना जो है राज्य सरकार द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत कितने वर्ष का कारावास को जघन्य अपराध माना जाता है? तो बताइए दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास को जो है जघन्य अपराध माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत जमानत पर छोड़े गए बालक को किसके संरक्षण में रखा जाता है? तो बताइए दोस्तों, बालक को जमानत पर छोड़े जाने के बाद उसको किसके संरक्षण में रखा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवीक्षा अधिकारी के जो है संरक्षण में उस बालक को रखा जाता है। क्वेश्चन से निम्नलिखित में बाल कल्याण समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बताइए दोस्तों, बाल कल्याण समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका कार्यकाल जो है केवल 3 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन है बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो बताइए दोस्तों इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल इसमें 5 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है बाल कल्याण समिति में कुल कितनी महिलाएं सदस्य होना आवश्यक है? तो बताइए दोस्तों इसमें जो है टोटल कितनी महिलाएं सदस्य होना आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा चारों में से ऑप्शन नंबर बी, कम से कम 5 महिलाएं सदस्य होना इसमें आवश्यक है। क्वेश्चन कह रहा है भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य का वितरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो बताइए दोस्तों यह जो है किस भाग में दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 के का में जो है दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से आपके भारतीय संविधान के क्वेश्चन शुरू हैं, क्योंकि इस क्लास में आपके 25 क्वेश्चंस मूल विधि के और 25 क्वेश्चंस भारतीय संविधान के होंगे। टोटल जो है 50 क्वेश्चंस इस क्लास में रहेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा जो है मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ग्राम पंचायतों के में गठन सहायता करना यही जो है मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। और बता दें ये ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना यह आपका नीति निर्देशक तत्वों में जो है शामिल है, ना कि मौलिक अधिकार में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। तो बताइए दोस्तों इन चारों में से कौन सा संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा वन्य प्राणी, यही जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो बताइए दोस्तों इन चारों में से मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महत्व के स्थान पर स्मारकों की रक्षा करना, यही जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है एक तरफ आपका कथन दिया है और दूसरा जो है अभिकथन दिया है। तो कथन आपका कह रहा है भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, बिल्कुल सही बताया है। अगला कह रहा है भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, ये आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से बिल्कुल नहीं मिलता है। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है, यही इसका जवाब हो जाएगा सही। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो बताइए दोस्तों भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा जो है राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, ये भारतीय संविधान में वर्णित है। अगला है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो बताइए वो कौन सा अनुच्छेद है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53 के तहत जो है कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति पर जो है निहित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 53 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करता है? तो बताइए दोस्तों कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यता को निश्चित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57, यही जो है निर्धारित करता है।
क्वेश्चन है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को किसे सौंपा जा सकता है? तो बताइए दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस विवाद को किसको जो है सौंपा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को वो विवाद को प्रस्तुत किया जाता है या सौंपा जाता है, और इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 में दिया गया है, तो साथ में याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो बताइए दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये इसका प्रावधान अनुच्छेद 56 में दिया गया है, अर्थात 56 में दिया है। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बताइए दोस्तों, कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 में जो है यह प्रावधान दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने समय में भर लिया जाना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का रिक्त स्थान 6 माह के अंदर जो है भर जाना चाहिए। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसे कम से कम 6 माह के अंदर जो है तुरंत भरना आवश्यक है। क्वेश्चन से, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा कम से कम 14 दिन पूर्व जो है सूचना आवश्यक है इस पे राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए। क्वेश्चन कह रहा है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई एग्जामों में ये पूछा जा चुका है और खासकर यूपीएसआई में तो 3 बार ये आ ही चुका है। तो बताइए दोस्तों, जब अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो और कोई उपराष्ट्रपति ना हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन देश को संभालता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को कब भंग किया जा सकता है? तो बताइए दोस्तों, राष्ट्रपति जो है लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर जो है लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 85 के खा में जो है वर्णित है। तो याद रखिएगा किसमें, अनुच्छेद 85 के खा में इसका प्रावधान वर्णित है। क्वेश्चन से, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो बताइए दोस्तों, यह बैठक राज्यसभा और लोकसभा की किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा इन दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो पावर की शक्ति का प्रयोग किया था वह है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा ऐसा मामला था जिसमें राष्ट्रपति ने केवल एक बार अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय डाक संशोधन विधेयक में जो है राष्ट्रपति ने अपना वीटो पावर जो है इस्तेमाल किया था। यही एक ऐसा एकमात्र मामला है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन से, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 111 के तहत जो है राष्ट्रपति किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति को रोक सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से
किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संविधान शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा गया है? तो बताइए दोस्तों, किस राष्ट्रपति के द्वारा जो है जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ज्ञान जैल सिंह के द्वारा जो है इस जेबी निषेधाधिकार पावर का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन है? तो बताइए दोस्तों, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति इनमें से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यादेश जारी करना। यही जो है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? तो बताइए दोस्तों, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है और बाकी प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्यपाल, इन सभी की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ऑप्शंस हैं राज्यपाल, दूसरा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तीसरा है महान्यायवादी और लास्ट कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो बताइए दोस्तों, कितने समय तक किसी भी अध्यादेश को संसद में के शुरू होने के बाद रखा जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम से कम 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके आज के क्लास में क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ कवर किया। और भैया चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे इसकी क्लास 10 लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।